नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस मास्क कॉमस। तो हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉन मिल्टन द्वारा रचित कॉमस एक मास्क है जो कि एक नाट्य प्रस्तुति है जिसका मुख्य उद्देश्य चैस्टिटी यानी पवित्रता और वर्चू यानी नैतिकता की महत्ता को प्रस्तुत करना है। इसका पूरा टाइटल है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलाउ कासल 1634, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक विशेष अवसर के लिए लिखा गया नाटक था। इसका मंचन 29 सितंबर 1634 को माइकेलमस नाइट को लडलाउ कासल में किया गया था। यह प्रस्तुति जॉन इगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में आयोजित की गई थी, जो उस समय लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के पद पर नियुक्त हुए थे। इस मास्क की खास बात यह थी कि इसमें उनके अपने बच्चों ने अभिनय किया। उनके दो पुत्रों ने एल्डर ब्रदर और सेकंड ब्रदर की भूमिका निभाई, जबकि उनकी बेटी ने एलिस इगर्टन द लेडी का पात्र निभाया। यह रचना सबसे पहले 1637 में गुमनाम रूप से हम्फ्री रॉबिन्सन द्वारा प्रकाशित की गई थी। बाद में मिल्टन ने इसे अपने पोएम 1645 और 1673 में शामिल किया, जिससे इसकी साहित्यिक महत्व और भी बढ़ गई। समय के साथ इस मास्क की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसे संगीत रूप में भी प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से थॉमस आर्ने ने 1738 में इसका अत्यंत सफल म्यूजिकल एडाप्टेशन किया, जो लंदन में कई वर्षों तक चला। इसके अलावा जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल और हग वुड ने भी इसके कुछ अंशों को संगीत में रूपांतरित किया। पूरे मास्क का केंद्रीय विषय यह था कि चेस्टिटी, मॉरल स्ट्रेंथ और वर्चू अंततः टेम्पटेशन और एविल पर विजय प्राप्त करते हैं। कॉमस का पात्र भोग विलास और वासनाओं का प्रतीक है, जबकि द लेडी आत्मसंयम और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार यह रचना यह संदेश देती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक नैतिक दृढ़ता में निहित होती है। तो चलिए अब इस नाटक की समरी देखते हैं। जॉन मिल्टन का मास्क कॉमस केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मॉरल एलिगरी है, जिसमें मानव जीवन की यात्रा को टेम्पटेशन यानी प्रलोभन, रीजन और वर्च्यू के माध्यम से समझाया गया है। कहानी की शुरुआत एक साधारण लेकिन प्रतीकात्मक स्थिति से होती है। द लेडी और उसके दो भाई जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। यह जंगल केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि जीवन की उस स्थिति का प्रतीक है जहां मनुष्य भ्रम और अनिश्चितता में होता है। लेडी थक जाती है और उसके भाई उसे वहीं छोड़कर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ लेडी का अकेलापन दर्शाता है कि जीवन में कई बार व्यक्ति को अकेले ही नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी समय कॉमस का प्रवेश होता है, जो भोग विलास, वासना और इंद्रिय सुखों का प्रतीक है। वह एक साधारण विलेजर के रूप में आता है, जिससे यह दिखाया गया है कि बुराई हमेशा डरावनी या स्पष्ट रूप में नहीं आती, बल्कि अक्सर आकर्षक और साधारण रूप में छिपी होती है। वह अपनी मीठी मीठी बातों से और झूठी सहानुभूति से लेडी को धोखा देता है। लेडी उसकी बाहरी सज्जनता पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। यही कहानी का पहला महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है, जहां इनोसेंस डिसेप्शन का शिकार बनती है। इसके बाद कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। कॉमस लेडी को अपने महल में ले जाकर एक एन्चेंटेड चेयर पर बैठा देता है, जिससे वह शारीरिक रूप से बंध जाती है। फिर वह उसे एक मैजिकल ड्रिंक ऑफर करता है, जो सेंसुअल प्लेजर और अनकंट्रोल्ड डिजायर का प्रतीक है। यहाँ एक गहरा फिलोसॉफिकल डिबेट होता है। कॉमस यह तर्क देता है कि मनुष्य को अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे स्वाभाविक और आनंद देने वाली हैं। दूसरी ओर लेडी यह सिद्ध करती है कि सेल्फ कंट्रोल, चेस्टिटी यानी पवित्रता और रीजन यानी तर्क ही सच्चे गुण हैं। यहाँ लेडी और कॉमस केवल पात्र नहीं हैं, बल्कि वे प्रतीक बन जाते हैं। लेडी सोल, रीजन, वर्चू की प्रतीक बनती है और कॉमस बॉडी, डिजायर और वाइस यानी अवगुणों का प्रतीक बनता है। लेडी का यह संघर्ष यह दिखाता है कि भले ही शरीर को बंधन में रखा जा सकता है, लेकिन मन और आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है, जिससे उसका मॉरल करेज और इनर स्ट्रेंथ प्रकट होता है। कहानी का अंतिम भाग रिजोल्यूशन की तरफ जाता है। लेडी के भाई उसकी तलाश करते हुए एक अटेंडेंट स्पिरिट से मिलते हैं, जो एक डिवाइन गाइड है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। उसकी सहायता से वे कॉमस का सामना करते हैं और उसे भगा देते हैं, लेकिन लेडी अभी भी जादुई रूप से बंधी रहती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि केवल बाहरी बुराई को हराना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी मुक्ति के लिए डिवाइन ग्रेस की भी आवश्यकता होती है। तब स्पिरिट के आह्वान पर सबरीना
वाटर निम्फ आती है और लेडी को मुक्त करती है। यह दर्शाता है कि सच्ची पवित्रता और वर्चू अंततः डिवाइन हेल्प को आकर्षित करती है। अंत में लेडी अपने भाइयों और परिवार से मिलती है और एक उत्सव के साथ कहानी समाप्त होती है, जो स्पिरिचुअल विक्ट्री का प्रतीक है। पूरे मास्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्चू और चेस्टिटी हमेशा टेम्पटेशन और एविल पर विजय प्राप्त करते हैं। मिल्टन यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं बल्कि उसकी इनर मॉरल स्ट्रेंथ है। यदि व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे तो वह हर प्रकार के प्रलोभन और कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। जॉन मिल्टन का कॉमर्स सिर्फ एक लिटरेरी वर्क नहीं है, बल्कि यह मास्क जॉनर को समझने और उसे ट्रांसफॉर्म यानी बदलने का एक सीरियस अटेम्प्ट है। मास्क ओरिजिनली एक कोर्ट एंटरटेनमेंट था, जिसकी शुरुआत एलिजाबेथ फर्स्ट के समय से मानी जाती है और यह स्टुअर्ट पीरियड में बहुत पॉपुलर हो गया। इन मास्क में कोर्टियर्स, नोबल्स और कई बार खुद रॉयल फैमिली भी पार्टिसिपेट करती थी। खासतौर पर चार्ल्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड और हेनरिटा मारिया एक्टिवली परफॉर्म करते थे, जबकि जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड और एन ऑफ डेनमार्क कंपैरेटिवली कम इन्वॉल्व थे। हालांकि कॉमर्स भी एक मास्क है, लेकिन यह ट्रेडिशनल रॉयल कोर्ट में परफॉर्म नहीं हुआ, बल्कि लडलाउ कासल में प्रस्तुत किया गया। यह जॉन एगरटॉन फर्स्ट एर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में लिखा गया था, जब उन्हें लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनाया गया। इस मास्क की खास बात यह है कि इसमें एगरटॉन के अपने चिल्ड्रन ने एक्टिंग की। उनकी डॉटर एलिस एगरटॉन ने द लेडी का रोल प्ले किया। अब अगर मिल्टन के पर्सपेक्टिव को देखें तो वे एक प्यूरिटन थिंकर थे, इसलिए उन्होंने मास्क जैसे जॉनरा को, जो आमतौर पर लग्जरी, प्लेजर और कोर्टली डिस्प्ले से जुड़ा था, एक नया मॉरल और स्पिरिचुअल डायरेक्शन देने की कोशिश की। ट्रेडिशनल मास्क में किंग या क्वीन की प्रेज होती थी, लेकिन मिल्टन ने कॉमर्स के एंडिंग में क्लियर मैसेज दिया, वर्च्यू ही ट्रू फ्रीडम है। मिल्टन ने सिर्फ कन्वेंशंस फॉलो नहीं किए, बल्कि उन्होंने कॉन्शियसली ब्रेक भी किया। नॉर्मली मास्क में वर्च्यू, जो अक्सर रॉयलिटी रिप्रेजेंट करती थी, एविल को पूरी तरह डिफीट कर देती है, लेकिन कॉमर्स में यह पैटर्न बदल जाता है। लेडी की वर्च्यू स्ट्रांग होने के बावजूद वह अकेले खुद को बचा नहीं पाती, उसके ब्रदर्स भी फुली सक्सेसफुल नहीं होते और कॉमर्स डिस्ट्रॉय होने के बजाय स्केप कर जाता है। इससे यह आइडिया सामने आता है कि ह्यूमन वर्च्यू लिमिटेड होती हैं। यहीं पर सबरीना यानी वाटर निम्फ, जो कि एक वाटर निम्फ है, का एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह डिवाइन ग्रेस का सिंबल है, जो आकर लेडी को मुक्त करती है। इसका डीपर मीनिंग यह है कि केवल ह्यूमन एफर्ट काफ़ी नहीं होता, बल्कि अल्टीमेट विक्ट्री के लिए डिवाइन हेल्प भी ज़रूरी होती है। सबसे पहले 1634 में इस मास्क के लिए जो ओरिजिनल म्यूज़िक कंपोज किया गया था, वह हेनरी लॉज द्वारा बनाया गया था। उनका म्यूज़िक बरोक स्टाइल में था, जिसमें इमोशनल एक्सप्रेशन, रिदम और ड्रामेटिक इफेक्ट पर खास ध्यान दिया जाता था। खास बात यह है कि लॉज सिर्फ कंपोजर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद अटेंडेंट स्पिरिट का रोल भी परफॉर्म किया। इससे म्यूज़िक और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके बाद 1738 में इस मास्क का एक मेजर एडाप्टेशन हुआ, जिसे जॉन डेल्टन ने तैयार किया। उन्होंने मिल्टन की ओरिजिनल टेक्स्ट को 18वीं सेंचुरी थिएटर के हिसाब से मॉडिफाई किया। उन्होंने इसमें न्यू लिरिक ऐड किए और मिल्टन की दूसरी वर्क से भी कुछ पार्ट्स लेकर इसे और ज़्यादा रिच और इफेक्टिव बना दिया। इस नए वर्जन का म्यूजिकल सेटिंग थॉमस आर्ने ने तैयार किया, जो बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ। यह प्रोडक्शन इतनी पॉपुलर हुई कि इसे बार बार स्टेज किया गया और लॉन्ग टाइम तक ऑडियंस के बीच फेमस रही। यह दिखाता है कि कॉमर्स सिर्फ लिटरेरी वर्क ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी बना चुका था। तो चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट कॉमर्स का कोट है, मीनवाइल वेलकम जॉय एंड फीस्ट, मिडनाइट शाउट एंड revelry, tipsy dance and jollity, braid your locks with rosy twin, dropping odor, dropping wine, Rieger now has gone to bed and advised the scrupulous head, strict age and sore severity with their grave saw in slumber lie। यहाँ कॉमर्स अपने फॉलोअर्स को रात के समय आनंद और भोग विलास में डूब जाने के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि अब खुशी, दावत, नाच गाना और शराब का समय है। लोग अपने बालों को फूलों से सजाएं और आनंद में डूब जाएं। वह यह भी कहता है कि इस समय अनुशासन, सुझाव, बुढ़ापा और कठोरता सब सो गए हैं, यानी अब कोई नैतिक नियंत्रण नहीं है, इसलिए खुलकर भोग विलास करो। नेक्स्ट कोट है द लेडी का, शेफर्ड आई टेक दाई वर्ड एंड ट्रस्ट दाई ऑनेस्ट ऑफर्ड courtesy, which oft is sooner found in lowly sheds with smoky rafters than in tapestry hall and courts of princes where it first was named and yet is most pretended। इस पैसेज में लेडी कॉमर्स, जो खुद को शेफर्ड बताता है, पर विश्वास करते हुए कहती है कि सच्ची विनम्रता और शिष्टाचार अक्सर गरीब और साधारण लोगों में अधिक मिलते हैं, बजाय अमीरों और राजाओं के महलों में। वह यह भी कहती है कि जहाँ से कर्टिसी की शुरुआत हुई, वहीं आज यह केवल दिखावा बनकर रह गया है। यह कोट द लेडी के सेकेंड ब्रदर का है, बट ब्यूटी लाइक द फेयर हेस्पेरियन ट्री laden with blooming gold had need the guard of dragon watch with enchanted eye to save her blossoms and defend her fruit from the rash hand of bold incontinence। यहाँ सेकेंड ब्रदर अपनी बहन यानी लेडी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
वह कहता है कि ब्यूटी उस हेस्पेरियन ट्री की तरह है जो सुनहरे फलों से भरा होता है और जिसकी रक्षा के लिए ड्रैगन पहरा देते हैं। उसका अर्थ यह है कि लेडी की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, इसलिए उसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट कोट है, ये द लेडी के एल्डर ब्रदर का कोट है। इट इज़ चेस्टिटी माई ब्रदर, chastity. She that is clad in complete steel, and like a quivered nymph with arrow skein, may trace huge forest and unharbored heaths, infamous hills and sandy perilous wilds, where through the sacred rays of chastity no savage fires, bandit of mountaineer, विल डेयर टू सॉइल हर वर्जिन प्योरिटी। यहाँ एल्डर ब्रदर अपने भाई को समझाता है कि उनकी बहन को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास चेस्टिटी यानी पवित्रता की शक्ति है। वह चेस्टिटी को एक कवच के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कोई सैनिक लोहे के कवच से सुरक्षित है, वैसे ही एक स्त्री चेस्टिटी से सुरक्षित होती है। नेक्स्ट कोट है द लेडी का, Fool, do not boast, thou canst not touch the freedom of my mind with all thy charms, although this corporeal rent thou hast emancipated while heaven sees God. यहाँ लेडी कॉमर्स को सीधे चुनौती देती है। वह कहती है कि तुम मेरे शरीर को बांध सकते हो, लेकिन मेरे मन की स्वतंत्रता को कभी छू नहीं सकते। यानी शरीर भले ही कैद हो सकता है, लेकिन माइंड और सोल हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। नेक्स्ट कोट है कॉमर्स का, If all the world should in a pet of temperance feed on pearls, drink the clear stream and nothing wear but freeze, the all-giver would be unthanked, would be unpraised, not half his riches known, and yet despised, and we should serve him as a grudging master, as a penurious niggard of his wealth. यहाँ कॉमर्स लेडी के टेम्परेंस यानी संयम के विचार का विरोध करता है। वह कहता है कि अगर पूरी दुनिया सादा भोजन खाए, पानी पिए और साधारण कपड़े पहने तो गॉड के दिए हुए सुखों का उपयोग ही नहीं होगा। लोग उसे पेन्यूरियस यानी कंजूस और कठोर मालिक समझेंगे। यहाँ कॉमर्स भोग विलास को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट कोट है द लेडी का, इफ़ एवरी जस्ट मैन दैट नाउ पाइंस विथ वांट हैड बट अ मॉडरेट एंड beseeming share of that which lewdly pampered luxury now heaps upon some few with vast excess, nature's full blessings would be well dispensed in unsuperfluous even proportion. यहाँ लेडी कॉमर्स के विचारों का उत्तर देती है और एक आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करती है। वह कहती है आज कई अच्छे लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक धन और सुख का आनंद ले रहे हैं। अगर सभी लोगों को संतुलित और उचित हिस्सा मिले तो प्रकृति के संसाधन समान रूप से वितरित होंगे। नेक्स्ट कोट है अटेंडेंट स्पिरिट का, Mortals that would follow me love virtue. She alone is free. She can teach ye how to climb higher than the fairy chime. Or if virtue feeble were, heaven itself would stoop to her. यह मास्क की अंतिम पंक्तियां हैं, जहां अटेंडेंट स्पिरिट स्वर्ग की ओर जाते हुए मनुष्यों को एक अंतिम संदेश देता है। वह कहता है कि जो भी मनुष्य ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है उन्हें वर्चू को अपनाना चाहिए, यानी सदाचार को अपनाना चाहिए। शी अलोन इज फ्री का अर्थ है कि केवल वर्चू ही सच्ची स्वतंत्रता देती है, बाकी सब अस्थायी और बंधनकारी हैं। यानी भोग विलास ये सब अस्थायी और बंधनकारी हैं।